आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका कोई कल का क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड करके पूछ लें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर? जी शोएब, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम। सर ये जितने मेजरमेंट मेथड्स हैं इनका सर क्वेश्चंस के मार्क्स क्या होंगे, और सर ये इनका फॉर्मेट लिखने का अंदाज किस तरह लिखना चाहिए? देखें, बड़ा दो सा बनाया तरीके सर, से। इसको कैसे लिखना है? हाँ जी, दो तरह से आता है ये क्वेश्चन। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब तीनों मेथड में से कोई एक मेथड आपसे 5 या 6 नंबर का पूछ लिया जाता है कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज प्रोडक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, या व्हाट इज आउटपुट मेथड। तो थ्योरेटिकली जिस तरह से बुक में आपको डेफिनेशन दी गई है, उसकी टेबल बनाया गया है एक हाइपोथेटिकल। उसमें आप 3 सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, 2-4 आप कह लें पॉइंट, तीनों में जो है वो कोई भी हाइपोथेटिकल जो है वो वैल्यूज ले लें, उनको ऐड अप करके शो कर दें कि किस तरह मार्केट प्राइसिंग पे कैलकुलेट होता है। और साथ उसकी प्रिकॉशंस आज हम करेंगे कि कैलकुलेशन करते हुए गवर्नमेंट स्पेसिफिकली किन चीज़ों की एहतियात करती है। वो 3-3 4-4 पॉइंट हैं, किसी में 5 भी हैं। तो यानी एक कंप्लीट जो आपका मेथड है वो 6 से 7 नंबर का है। अच्छा, दूसरा तरीका इसका क्वेश्चन का प्योर न्यूमेरिकल का है कि वो आपको कुछ डाटा खुद दे देगा और वो उस डाटा से कहेगा कि कैलकुलेट द नेशनल इनकम कैलकुलेट कर दें, और वो प्रोसीजर खुद बता देगा कि तीनों में से कौन सा मेथड यूज करना है। मसलन वो कहता है जी कैलकुलेट द नेशनल इनकम विद एक्सपेंडिचर मेथड, या कैलकुलेट द नेशनल इनकम विद प्रोडक्ट मेथड। तो वैसे तो आपको डाटा जो उसने दिया होगा वो, क्योंकि तीनों का डाटा ही डिफरेंट होता है, तो वो उससे भी आइडिया हो जाता है कि कौन सी अप्रोच है, लेकिन वो स्पेसिफिकली मेंशन भी कर देता है। तो पास्ट पेपर्स में न्यूमेरिकल भी आए हुए हैं नेशनल इनकम मेजरमेंट के कैलकुलेशन के। न्यूमेरिकल आए तो ये 4-5 नंबर से ज्यादा का नहीं होता। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इन तीनों में से कोई एक अप्रोच जो है वो पूछ ली जाती है। थैंक्स सर। ओके जी। देन नेक्स्ट हमारे पास है, कल हमने एक्चुअली टॉपिक शुरू किया था नेशनल इनकम में। जो फर्स्ट मेथड है कि मार्केट प्राइसेस पे हम डाटा जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके ज़रिए नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री को हम कैसे जो है वो एस्टिमेट करते हैं। उसमें हमारा आप कह लें कि क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा, अगर टोटल 6 या 7 नंबर का क्वेश्चन हो तो उसमें 2 नंबर की जो है वो डिफिकल्टीज आप कह सकते हैं, 2 या 3 नंबर डिफिकल्टीज के होते हैं। तो या प्रिकॉशंस भी आप कह सकते हैं कि आम तौर पे जब भी गवर्नमेंट नेशनल इनकम को प्रोडक्ट अप्रोच या गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू से कैलकुलेट करने की कोशिश करती है, तो गवर्नमेंट को ये 4-5 मेन इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट इनको वेरी केयरफुली जितनी कोशिश हो सकती है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करती है कि एरर्स कम से कम हो। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है अवॉइड डबल काउंटिंग, कि कोई चीज भी डबल काउंट ना हो जाए। इसकी एग्जांपल हमने जो है वो आधी कल डिस्कस कर ली थी, लेकिन आज हम उसको जरा फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डबल काउंटिंग का इशू कब आता है? हमने कहा जी एक फर्म का जो आउटपुट है वो दूसरी फर्म का इनपुट है फॉर प्रोड्यूसिंग समथिंग एल्स। मसलन जनरल टायर्स का आउटपुट है टायर्स, वो टायर मेकिंग कंपनी है, लेकिन वो अपने आधे से ज्यादा टायर्स तो सुजुकी को बेच देते हैं, और सुजुकी अपनी कार्स में वो इंस्टॉल करके सेल करती है। अब अगर हम जनरल टायर्स के आउटपुट की मार्केट वैल्यू ले लें तो सिचुएशन क्या होगी, या सोल्ड डाटा से, तो हम टायर्स जनरल टायर के आउटपुट की मार्केट वैल्यू भी ले रहे हैं, और जब वो 10 लाख की गाड़ी में इंस्टॉल होके बिक रहे हैं तो भी उनकी प्राइस, यानी एक्चुअली उस इनपुट की प्राइस को हम डबल काउंट कर गए हैं। अब इसको एक और एग्जांपल से समझे। मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कॉटन कपास प्रोड्यूस होती है, उस कॉटन को स्पिनिंग जिनिंग के जरिए थ्रेड बनाया जाता है, थ्रेड से आगे उसका कपड़ा बनता है, कपड़े से आगे फॉर एग्जांपल उसकी प्रिंटिंग या अदर प्रोसेस होता है, और फाइनली उसकी शर्ट बन के लेट अज्यूम मार्केट में बिकती है। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट है, लेट अज्यूम मार्केट में शर्ट बिक रही है 1500 रुपए की। ओके, अब डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट दो अप्रोचेस यूज करती है। या तो गवर्नमेंट करती है कि जितनी कॉटन पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर ने परचेज की है, यानी टोटल पाकिस्तान में कॉटन की प्रोडक्शन थी 700 बिलियन की,
इसमें से 200 बिलियन की कॉटन या 400 बिलियन की कॉटन हमारे टेक्सटाइल सेक्टर ने परचेज कर ली है, तो गवर्नमेंट उस कॉटन की वैल्यू को इग्नोर कर देती है और टेक्सटाइल सेक्टर के फाइनल आउटपुट यानी शर्ट की प्राइस ले लेती है कि इस यहां तक पहुंचने में जितनी स्टेजेस आई हैं उसमें इनकी फाइनल प्राइस में 1500 रुपए में उनकी एडिशन हो चुकी है। इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन अप्रोच, कि हर स्टेज पे जो एडिशन फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच, जो हमने कल वर्ड यूज किया था फाइनल गुड्स, कि जो कंज्यूमर ने फाइनल प्रोडक्ट खरीदना है आप उसकी वैल्यू ले लें। ओके है, 1500 रुपए शर्ट की प्राइस है, यानी हम कहेंगे एक शर्ट प्रोड्यूस हुई है पाकिस्तान में, मल्टीप्लाइड बाई 1500, पाकिस्तान की नेशनल इनकम 1500 है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि गवर्नमेंट फील्स दैट फॉर एग्जाम्पल कि 700 बिलियन की जो है वो कॉटन, या इसको सिंपल करने के लिए हम 700 कर लेते हैं, 700 रुपए की कॉटन प्रोड्यूस हुई, फिर जो है वो थ्रेड की वैल्यू लेट अज्यूम 900 रुपए है, तो एक्चुअली कॉटन से थ्रेड बनने तक वैल्यू एडिशन हुआ है 200 रुपए का, तो ये वैल्यू एडिशन 200 लिख लिया। फिर आगे जो कपड़ा बन के बिकता है लेट अज्यूम वो 1200 रुपए का है, तो 9 से 1200 तक 300 का वैल्यू एडिशन क्लॉथ बनने तक हुआ है। फिर वो फाइनली शर्ट मार्केट में जो है कपड़े से शर्ट बनती है और शर्ट मार्केट में फाइनली 1500 की बिकती है, तो 12 से 1500 तक अगेन 300 का एडिशन हुआ है। इनको आप सम अप कर लें, 7 + 2 9 + 3 + 3, अगेन आंसर विल बी 1500 और ओके है। या तो गवर्नमेंट वैल्यू एडिशन अप्रोच यूज करती है। वैल्यू एडिशन का मतलब यह है कि स्टार्टिंग प्रोडक्ट से लेकर हर स्टेज पे उस प्रोडक्ट की वैल्यू में जितना इजाफा हुआ है सिर्फ वो लिया जाए ताकि फाइनल वैल्यू उसकी कैलकुलेट हो जाए, जो वैल्यू एक्चुअली प्रोड्यूस कंज्यूमर ने पे करनी है। या फिर गवर्नमेंट इनिशियल तमाम वैल्यूज को इग्नोर कर देती है, कॉटन जो टेक्सटाइल में गई वो भी इग्नोर कर दिया, उससे थ्रेड बना वो आगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गया क्लॉथ मेकिंग के लिए, वो भी इग्नोर कर दिया, क्लॉथ भी इग्नोर कर दिया, शर्ट में वैल्यू एडिशन भी, फाइनल शर्ट 1500 की बिकी है, डायरेक्टली आप यहां से वैल्यू ले लें। तो जहां पर गवर्नमेंट को जिस तरह की प्रोडक्ट्स में जो प्रोसेस आसान लगता है, कई जगह पे गवर्नमेंट वैल्यू एडिशन प्रोसेस यूज करती है, कई जगह पे गवर्नमेंट जो है वो फाइनल गुड्स का ही जो है वो मार्केट प्राइस ले लेती है। तो ये दोनों अप्रोचेस यूज करती हैं। दिस इज द वे हाउ गवर्नमेंट अवॉइड्स डबल काउंटिंग, कि किसी प्रोडक्ट की डबल काउंटिंग ना आ जाए वैल्यू में। ओके, ये सबसे बड़ा इशू है प्रोडक्ट अप्रोच में। ओके, देन नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखिए हम कहते हैं कि जो प्राइस कंज्यूमर ने पे करनी है वो लेनी है। अब देखिए मार्केट से आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं 117 रुपए का फॉर एग्जांपल, या 116 रुपए का, उसमें 16 रुपए तो इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी एक्चुअली वो प्रोड्यूसर की पॉकेट में 116 रुपए नहीं जाएंगे, वो 100 रुपीज जाएंगे, 100 रुपया टैक्स है वो गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो आप जो नेशनल इनकम मेजर कर रहे हैं उसमें हमारी मेजरमेंट होती है कि जो कंट्री का आप कह लें आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसके बदले में कितना इनकम, कितना रिवॉर्ड जनरेट किया गया, प्राइस क्या चार्ज की गई है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस मसलन गवर्नमेंट हर साल एनुअल कैलकुलेशन करके बताती है बजट में कि इस साल हमने टोटल टैक्सेस, मसलन जो इस साल का जून में बजट पेश हुआ तो गवर्नमेंट ने अपनी प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट भी दी कि लास्ट ईयर में हमने टोटल जो है वो लेट अज्यूम 4000 बिलियन के टैक्स इकट्ठे किए, उस 4000 में से फॉर एग्जांपल 2600 बिलियन इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, 1400 बिलियन डायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो 2600 अरब रुपया हम उस नेशनल इनकम मेजरमेंट में से माइनस कर देंगे जो मार्केट वैल्यू से हमने डाटा इकट्ठा किया हुआ है। क्योंकि एक्चुअली उस लेट अज्यूम हमने डाटा इकट्ठा किया है 38,600 बिलियन या 38,400 बिलियन, तो उसमें से आप 2400 बिलियन माइनस कर दें, बाकी आपके पास 36,000 बिलियन बच जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किए जाते। देन नेक्स्ट है काउंटिंग ऑफ फ्री सर्विसेज। अब एक प्रॉब्लम ये तो हो गया, चलें कि गवर्नमेंट ने जो डाटा कैलकुलेशन कलेक्शन की है उसमें कहां से खतरा था गलती होने का, इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू ऐड हो सकती थी वो निकाल दी, प्लस डबल काउंटिंग हो सकती थी वो हमने एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट इशू, अब बहुत सी गुड्स और सर्विसेज, आगे चल के एक पॉइंट आ जाएगा गुड्स का भी, सेंस दोनों की एक है, फ्री सर्विसेज कह लें या फ्री गुड्स, आई थिंक इसके साथ ही है नहीं। ओके, काउंटिंग ऑफ फ्री सर्विसेज, बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनकी मार्केट में तो वैल्यू है लेकिन वो आपको फ्रीली मिल रही हैं या आप किसी के लिए फ्रीली प्रोवाइड कर रहे हैं। मसलन फॉर कॉमन एग्जांपल, फर्ज करें अगर आप बाहर से शर्ट धुलवाते हैं अपनी और प्रेस करवाते हैं
तो आपको ये जो ड्राई क्लीनर है वो कहता है जी हम 100 रुपए चार्ज करेंगे, हम आपकी शर्ट या ड्रेस धो के प्रेस करके आपको दे देंगे, 100 रुपीज चार्जेस है। लेकिन अब घर में यही काम आपका भाई, आप खुद या कोई भी फैमिली मेंबर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कर रहा है, वो कपड़े धो भी रहा है, प्रेस भी कर रहा है, आपको दे देता है। अब गवर्नमेंट एक्चुअली मैक्सिमम एस्टिमेशन चाहती है कि हमारे कंट्री में कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, उसमें वो तो कलेक्शन हो गई डाटा की जो मार्केट में सेल एंड परचेज हो रही है, लेकिन ऐसी सर्विसेज या गुड्स जो आप कह लें इनडायरेक्ट हैं, या दूसरे लफ्जों में आप कह लें जिनके अगेंस्ट ट्रांसफर ऑफ मनी नहीं हो रहा, कहीं उनकी सेल परचेज ही नहीं हो रही, तो उसको किस तरह से एस्टिमेट किया जाए। तो इसके लिए वो टेक्निक एक होती है शेडो प्राइसिंग की, वो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इसका एक सेपरेट अंदाजा लगाती है कि अगर हमारी टोटल इकोनॉमी का साइज 35,000 बिलियन है, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन कि हमारी शेडो जो इकोनॉमी है वो 13% होगी, 12% होगी, 6% होगी, उसकी भी काफी डिटेल टेक्निक्स होती हैं। तो सिंपली गवर्नमेंट इन फ्री गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का पॉइंट आगे आ जाएगा, उनकी भी एस्टिमेशन करती है और उसको नेशनल इनकम के तौर पे जो है वो काउंट करती है। देन काउंटिंग ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको क्लियरली जो है वो कैलकुलेशन में केयरफुली देखा जाता है। देखिए डाटा कलेक्शन के दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप सेलिंग एंड पे डाटा कलेक्शन करते हैं या प्रोडक्शन एंड पे, यानी या तो आप प्रोड्यूसर्स से, फैक्ट्री से डाटा कलेक्ट करते हैं कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, या फिर फाइनल आपकी जो सेलिंग परचेजिंग मार्केट में शोरूम्स पे, शॉप्स पे हो रही है, वहां से डाटा कलेक्शन होती है। अब देखें मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, फर्ज करें सुजुकी ने 1000 गाड़ियां प्रोड्यूस की इस साल में, यानी जो हमारा 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021 तक का फिस्कल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, इसमें लेट अज्यूम सुजुकी टोटल 1000 गाड़ियां प्रोड्यूस करती है। गवर्नमेंट सुजुकी के जो है फैक्ट्री से डाटा कलेक्शन करती है, जी आपने कितनी गाड़ियां प्रोड्यूस की, वो कहते हैं जी 1000, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, वो कहते हैं जी 12 लाख। आप 1000 को 12 लाख से जरब देते हैं टोटल वैल्यू ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन कंट्री, आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, जीडीपी में, नेशनल इनकम में कैलकुलेट हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या आता है, वो 1000 गाड़ियां आउटपुट तो प्रोड्यूस हो गया है, लेकिन ईयर एंड पे शायद उनमें से सुजुकी 990 गाड़ियां सेल करने में कामयाब हो, 10 गाड़ियां अभी भी उनके इन्वेंट्री में स्टॉक में पड़ी हुई हैं। अब वो होगा क्या, वो अगले साल सेल होंगी। तो अगर डाटा में इस तरह की सिचुएशन है कि सेल एंड से भी डाटा कलेक्ट हो रहा है और फैक्ट्री आउटलेट से भी, तो जो अनसोल्ड स्टॉक है उसको कैलकुलेशन में नहीं आना चाहिए। इसकी आमतौर पे अप्रोच ये यूज की जाती है कि अगर आप आउटपुट लेते हैं हर साल का, तो आप अनसोल्ड स्टॉक को लास्ट ईयर के को हर साल काउंट नहीं करेंगे, आप सिर्फ करंट ईयर की प्रोडक्शन का डाटा कलेक्ट करते हैं, उसमें लास्ट ईयर जो इन्वेंट्री में पड़ा रह गया था वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा। या फिर आप प्योरली सेल्स का डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन सेल्स के डाटा में फिर ये प्रॉब्लम आता है कि जो पिछले साल की 10 गाड़ियां थी वो इस साल की काउंटिंग में भी आ जाएंगी, तो इसलिए उसको केयरफुली जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो ये 4 मेजर, इसके अलावा भी एक दो छोटे मोटे पॉइंट होते हैं, लेकिन मेनली क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन में आप कह लें 2 से 3 नंबर का हिस्सा होता है। अब क्वेश्चन फॉर्मेट क्या है, मतलब वो पहला जो मेथड हमने कंप्लीट किया है, वो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि गिव एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, या हाउ वी कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग प्रोडक्ट अप्रोच, या नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइसेस, हाउ वी कैलकुलेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइसेस। प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दें, डिफाइन कर दें, एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन में टेबल बना के एग्जांपल भी दे दें, अगेन नोट कर लें। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विसेज, 3 सेक्टर में डिवाइड करें, हर सेक्टर की 2-2, 3-3 एग्जांपल्स कोट कर दें। कोई एग्रीकल्चर की 3 क्रॉप्स लिख दें, इंडस्ट्री के कोई 3 प्रोडक्ट लिख दें जो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं, 2-3 सर्विसेज की कैटेगरीज लिख दें, क्योंकि हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, आपने सिर्फ शो ही करना है हाउ गवर्नमेंट इज कैलकुलेटिंग दी आउटपुट अप्रोच से, वो किस तरह से कैलकुलेशन है, और उसकी फिर ये 3-4 जो है ये प्रिकॉशंस के खास तौर पे गवर्नमेंट इन चीजों को जो है वो केयरफुली मैनेज करती है। देन दूसरा तरीका, गवर्नमेंट के पास आउटपुट अप्रोच के अलावा एक और तरीका है, इनकम अप्रोच। और मैं अगेन कल भी रिपीट किया था, आज भी आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, ये तीनों मेथड दुनिया की हर इकोनॉमी यूज कर रही है, और तीनों ही एट ए टाइम यूज कर रही है। जब तीनों कंप्लीट होंगे तो हम वो भी कंबाइंड डिस्कशन भी करेंगे कि ये तीनों क्यों यूज होते हैं, सिर्फ एक क्यों नहीं कर लिया जाता, एरर्स और ये प्रॉब्लम्स क्योंकि बहुत ज्यादा हैं, इसलिए तीनों ही यूज होते हैं। ओके, देन इनकम अप्रोच से भी डाटा कलेक्ट हो रहा है। अब जो अगले दो मेथड हैं, इनकम अप्रोच और एक्सपेंडिचर अप्रोच, ये एक्चुअली एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इनको हम कंबाइंड डिस्कस करेंगे।
और जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद अगर कोई स्टिल डाउट हो तो वो फिर हम आपस में कंबाइन डिस्कशन के बाद कर लेंगे, अदरवाइज बीच में भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ओके जी, इनकम अप्रोच भी कहा जाता है या इसको फैक्टर कॉस्ट अप्रोच भी कहा जाता है। ओके, अब इसमें सेंस ऑफ वर्डिंग क्या है, पहले जरा डेफिनेशन देखें। इन दिस अप्रोच वी एड ऑल द रिवॉर्ड्स या ऑल द इनकम्स रिसीव्ड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन 1 ईयर। अब गवर्नमेंट ये डाटा कलेक्शन नहीं करेगी कि मार्केट में कितने लाख की गाड़ियां प्रोड्यूस हुई हैं या जो टोटल गाड़ियां प्रोड्यूस हुई थी उनकी मार्केट वैल्यू पे वर्थ कितनी बनती है, मार्केट प्राइस पे उनकी वैल्यू क्या बनती है, ये कैलकुलेशन नहीं होगी। गवर्नमेंट दूसरे एंगल से डाटा कलेक्ट कर रही है और आंसर इसका भी वही आएगा। कैसे और क्यों आएगा वो अभी आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। अगेन फाइनेंशियल ईयर वही है हमारे पास, 1 जुलाई से लेके 30 जून तक गवर्नमेंट लोगों की इनकम्स का डाटा कलेक्ट करती है कि 22 करोड़ पॉपुलेशन ने कितनी इनकम जनरेट की है टोटल। और इनकम 4 शक्लों में ही जनरेट होती है, हम माइक्रो में भी पढ़ चुके हैं, 4 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड के अगेंस्ट इनकम आएगी, उसको हम रेंट कहते हैं। लेबर के अगेंस्ट इनकम आएगी, उसको हम वेजेस कहते हैं। या आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा, उसके अगेंस्ट इनकम आएगी, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। फाइनली चौथी शक्ल इनकम की क्या हो सकती है, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट जनरेट कर लेगा। ओके, अब ये जो टोटल 4 इनकम है गवर्नमेंट इनका डाटा कलेक्ट करती है और इनको एड अप कर लेती है। ओके, फर्दर दिस मेथड एस्टिमेट्स नेशनल इनकम बाय एडिंग अप द फॉलोइंग फिगर्स। टोटल 4 कैलकुलेशन है, ऑल द वेजेस या सैलरीज कंपनसेशन टू द वर्कर, ये लेबर का रिवॉर्ड है। ऑल द इंटरेस्ट पेमेंट्स कैपिटल का रिवॉर्ड है। ऑल द रेंट्स पेड लैंड का रिवॉर्ड है। एंड ऑल द कॉर्पोरेट या एंटरप्रेन्योर अर्निंग्स या प्रॉफिट्स आप सिंपली कह सकते हैं। तो 4 ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, इन चारों ने टोटल इनकम कितनी जनरेट की है या इन चारों को बिजनेस ने कितना पे किया है। फैक्टर कॉस्ट अप्रोच इसे क्यों कहते हैं, देखिए सिंपली ये समझ लें। देखिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, फर्ज करें सुजुकी कंपनी 10 गाड़ियां प्रोड्यूस करती है और एक गाड़ी की मार्केट में वैल्यू है 10 लाख रुपए। ओके, फिलहाल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें कि हमने इनडायरेक्ट टैक्स पहले ही निकाल दिए हुए हैं। ओके, वेल एंड गुड, यानी इस 10 लाख की प्राइस में टैक्स इंक्लूड नहीं है, कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। ओके, यानी ये 10 लाख पूरे का पूरा सुजुकी कंपनी का रेवेन्यू में जाएगा। अब 10 गाड़ियां प्रोड्यूस हुई हैं और मार्केट में सेल हुई हैं, एक गाड़ी की प्राइस 10 लाख रुपए है, टोटल सुजुकी कंपनी ने जो है वो 1 करोड़ रुपया रेवेन्यू जनरेट किया है। अब अगर हम मार्केट प्राइस से कैलकुलेट करें तो भी हमारी नेशनल इनकम 1 करोड़ है, लेकिन अगर हम इनकम अप्रोच से या फैक्टर कॉस्ट अप्रोच से देखें तो ये 1 करोड़ रुपया कहां कहां डिवाइड होगा। सुजुकी कंपनी का रेवेन्यू है, सुजुकी कंपनी इसमें से अगर लैंड रेंट पे है तो अपनी लैंड का रेंट पे कर देगी। देन लेबर जो हायर की हुई है उनको वेजेस सैलरीज पे कर देगी। अगर कैपिटल बोरो करके बैंक से या कहीं से भी इन्वेस्ट किया हुआ है, डिबेंचर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो उनको इंटरेस्ट पेमेंट कर दी जाएगी। और ये तीनों एक्सप्लिसिट कॉस्ट पे करने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो किसकी पॉकेट में जाएगा, एंटरप्रेन्योर की पॉकेट में। तो टोटल 4 ही रिवॉर्ड थे, यानी एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू रिसीव हो रही है ये चारों फैक्टर्स को पे कर दी जाएगी। इसको वन एंगल से आप पेमेंट टू फैक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस अप्रोच इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट अप्रोच, कि चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे टोटल कितनी कॉस्ट बिजनेस ने पे की है। ये रिवर्स वर्डिंग में आप इनकम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं कि ये चारों इनकम्स हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट जनरेट हुई हैं। ओके, अगेन गवर्नमेंट डाटा कलेक्शन करती है किस तरह से, बेसिक वेरी हाइपोथेटिकल एग्जांपल, लेट अज्यूम गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है कि पूरे कंट्री से डाटा कलेक्शन के जरिए टोटल रेंट्स पेड इन द कंट्री इन एनी टाइप, किसी भी किस्म की रेंट एक्टिविटी में जो पेमेंट हुई है 500 बिलियन। देन वेजेस टोटल 800 बिलियन की पे हुई है, इंटरेस्ट पेमेंट्स कैपिटल के रिवॉर्ड 700 बिलियन है, टोटल प्रॉफिट्स 1000 बिलियन है। इसका आंसर भी हाइपोथेटिकली एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो आउटपुट अप्रोच का था। थ्योरेटिकली इसमें डिफरेंस हो नहीं सकता, क्योंकि जो प्रोडक्ट या आउटपुट प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल हुआ है हमने कहा वो 4 हिस्सों में तो डिवाइड होना है और उसने कहीं जाना नहीं है। तो इसलिए थ्योरेटिकल अप्रोच के मुताबिक इनकम के मेथड से गवर्नमेंट नेशनल इनकम कैलकुलेट कर ले या आउटपुट के अप्रोच से कैलकुलेट कर ले, आंसर 3 जो भी आंसर है वो इक्वल आएगा। जैसे हमारी एग्जांपल में 3000 ही आंसर आएगा, हमने प्रोडक्ट अप्रोच में भी 3000 बिलियन ही निकाला था, यहां भी 3000 बिलियन है। ओके,
अब ये जो इनकम अप्रोच है, अगेन इसमें बहुत सी प्रिकॉशंस हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। गवर्नमेंट जब लोगों से इनकम्स का डाटा इकट्ठा करती है, मतलब जनरली सर्वे करती है आपकी इनकम क्या है, फिर एफबीआर के रिकॉर्ड्स यूज होते हैं और 100 तरह के सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के। ये जो आप इनकम फाइल रिटर्न करते हैं, ये एक्चुअली सोर्स है एसबीपी का, फाइनेंस डिवीजन का, स्टैटिस्टिकल डिवीजन का, के इनकम की कलेक्शन और एस्टिमेशन में ये यूज होता है। ओके, तो जब इनकम अप्रोच से यानी लैंड, लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के रिवॉर्ड्स का डाटा कलेक्ट करके गवर्नमेंट एस्टिमेशन करती है, तो क्या इश्यूज हैं जो इस डाटा में एरर्स क्रिएट करते हैं, जिनको गवर्नमेंट केयरफुली प्लान करके जो है वो एडजस्ट करती है या उनको अवॉइड करती है। नंबर वन, ट्रांसफर पेमेंट्स माइनस की जाती हैं या ट्रांसफर पेमेंट्स को इनकम काउंट नहीं किया जाता। अब देखें ट्रांसफर पेमेंट्स क्या हैं। एनी पेमेंट या एनी इनकम विच इज नॉट पेड अगेंस्ट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, या एनी इनकम पेड टू पर्सन विदाउट दीज 4 कैटेगरीज, यानी ना आपने लैंड प्रोवाइड की, ना आपने लेबर एक्टिविटीज प्रोवाइड की, ना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया, ना आप एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन गवर्नमेंट आपको 25,000 रुपए महीना दे रही है। ये कौन सी कैटेगरी हो सकती है? पेंशन हो सकती हैं, उसके अलावा चैरिटी की पेमेंट्स हो सकती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं, ये बीआईएसपी वगैरह एहसास प्रोग्राम चल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, इसके अलावा और कैटेगरीज हो सकती हैं। ये तमाम पेमेंट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही हैं, ये लोगों की तो इनकम है कि लोग इनकम वसूल करते हैं। मसलन स्कॉलरशिप है किसी स्टूडेंट का, वो 25,000 लेता है गवर्नमेंट से और उससे अपनी नीड्स पूरी करता है, स्पेंड करता है वट, लेकिन गवर्नमेंट इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट नहीं करना चाहती। ओके, तो नंबर वन, ट्रांसफर पेमेंट। फॉर एग्जांपल अगेन गवर्नमेंट के पास पूरे साल की कैलकुलेशन है कि हमने इस साल 110 अरब रुपया ट्रांसफर पेमेंट्स पे स्पेंड कर दिया है, हमने 70 अरब रुपए बीआईएसपी पे लगा दिए हैं, 20 अरब रुपया हमने स्कॉलरशिप्स पे लगा दिया है, फलां फलां, ये टोटल 110 अरब रुपया। तो जो भी हम टोटल नेशनल इनकम मैयर करेंगे उसमें से हम ये 110 बिलियन माइनस कर देंगे, या दूसरे लफ्जों में आप कह लें कि ट्रांसफर पेमेंट्स को सेपरेट रखा जाएगा, वो नेशनल इनकम में नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, इनकम गेन फ्रॉम स्टॉक एप्रिसिएशन या प्राइस फ्लक्चुएशन। मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से, या जो आपके पास स्टॉक में प्रोडक्ट पड़ी हुई है उसकी प्राइस चेंजिंग की वजह से, अगर कोई प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से एडिशनल इनकम जनरेट होती है तो वो कैलकुलेशन में नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि असल में मार्केट फैक्टर्स हैं नंबर वन, और ये सिर्फ शॉपकीपर, सेलर और उन लोगों की हद तक इनकम है जो एक्चुअल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको तो पेमेंट हो चुकी है। मसलन आप इस तरह समझ लें, फैक्ट्री आउटलेट से 100 रुपए की प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ गई है, शॉपकीपर के पास पड़ी हुई है, मार्केट में रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो 102 रुपए की बेचने में कामयाब हो जाता है। तो क्योंकि गवर्नमेंट की कलेक्शन जो है वो सारी की सारी 4 फैक्टर्स के अगेंस्ट रहती है, तो वो इस कलेक्शन में नहीं, डाटा कलेक्शन में ये जो प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से वेरिएशन आ रही है ये काउंटिंग में नहीं आती। देन नेक्स्ट है प्राइवेट ट्रांसफर्स ऑफ कैश। जिस तरह से गवर्नमेंट की ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं, इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर की भी ट्रांसफर पेमेंट्स हो सकती हैं। मसलन जनरल पब्लिक भी चैरिटी देती है, ज़कात पेमेंट्स देती है, गिफ्ट देती है, प्राइवेट एनजीओज हैं बहुत सी, वो स्कॉलरशिप्स देती हैं। तो अगेन प्राइवेट या आप कह लें अवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से जो पेमेंट्स हैं, कैटेगरीज ये भी तकरीबन वही होंगी जो ट्रांसफर पेमेंट्स में थी, सिवाय पेंशन के। पेंशन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बल्कि जो अच्छे इदारे हैं, खैर बाहर के मुल्कों में भी, यहाँ पर भी वो इवन अपने प्राइवेट इदारे भी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को किसी हद तक पेंशन या आफ्टर रिटायरमेंट किसी हद तक फेवर्स देते हैं, चैरिटीज की शक्ल में भी बाज़ औक़ात देते हैं। तो इस तरह का कोई ट्रांसफर पेमेंट इनकम कंसिडर नहीं होगा। देन ब्लैक मनी और इलीगल इनकम, ये तो साफ जाहिर है नॉन डिक्लेयर्ड इनकम तो फिर कैलकुलेशन में नहीं आएगी। ये आमतौर पे आप कह लें जो प्योर इलीगल एक्टिविटीज हैं, ये एक्चुअली ये नहीं है कि ये इनकम कोट नहीं हो रही, ये प्योर जो आप कह लें स्मगलिंग है और इस तरह की इलीगल सोर्स ऑफ इनकम्स हैं जिनको लीगल इनकम ही कंट्री में कंसिडर नहीं किया जाता। उसका रिपोर्ट होना या फाइल होना तो अलग एक बात है। तो ये इनकम भी जो है ये कैलकुलेशन में नहीं आती, इसको हम ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको एक वर्ड दिया था शैडो इकोनॉमी, शैडो इकोनॉमी या शैडो कैलकुलेशन गवर्नमेंट तब करती है जब किसी चीज की वैल्यू को नेशनल इनकम का हिस्सा बनना चाहिए था लेकिन वो मिस हो गई है, तो गवर्नमेंट शैडो एस्टिमेशन करती है। जैसे हमने कहा फ्री सर्विसेज,
फ्री गुड्स जो सेल परचेज नहीं हो सके खुद यूटिलाइज कर लिए, अभी इसमें भी ये वर्डिंग आ जाएगी। तो गवर्नमेंट उसको खुद एस्टिमेट करती है कि इसका डाटा तो हम कलेक्ट नहीं कर सके, लेकिन अदर टेक्निक्स के जरिए एक शेडोइंग की जाती है। बिल्कुल इसी तरह से जो ब्लैक इकोनॉमी है, इलीगल इनकम है सारी की सारी, उसको भी कैलकुलेट नहीं किया जाता, इसको भी निकाल दिया जाता है। यानी अगर हम कहें कि पाकिस्तान की नेशनल इनकम 37,000 बिलियन है, तो क्लियरली इसमें किसी किस्म की इलीगल इनकम जो गैम्बलिंग से, थेफ्ट से, इस तरह की चीजों से हो सकती है, वो इनकम इसमें शामिल नहीं है। देन सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड बार्टर ट्रांजैक्शन, इसको डीमोनेटाइज्ड प्रोडक्ट्स या डीमोनेटाइज्ड गुड्स कहते हैं। अब देखें, गवर्नमेंट के पास डाटा कलेक्शन का सोर्स रिकॉर्डेड इकोनॉमी के थ्रू होता है। यानी जब ट्रांजैक्शन होगी, पेमेंट्स की जाएंगी, रेसिप्ट्स होंगी, कोई रिकॉर्ड होगा तो गवर्नमेंट उससे कैलकुलेट करेगी। अब जो विलेज एरियाज हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहां पे आपको पता है इवन अभी भी बहुत से फार्मर्स, बहुत सी छोटी फैमिलीज ऐसी हैं जो सिर्फ अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी करती हैं। 2-4 एकड़ जमीन है, 2-4 जानवर रखे हुए हैं, जो आउटपुट उससे आ गया वो खुद ही यूटिलाइज कर लिया, ना कोई सेलिंग का सेंस है, ना कोई मार्केट स्ट्रक्चर है, तो उसको हम कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सिर्फ अपना गुजारा करने के लिए आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेलिंग परचेजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। और या बार्टर ट्रांजैक्शन है कि आपने वहीं पे विलेज में कुछ छोटे 10-12-15-20 घरों का विलेज है, आपने कोई चीज उनको दे दी, बदले में कोई चीज उनसे वसूल कर ली, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो बार्टर ट्रांजैक्शन भी, तो डीमोनेटाइज प्रोडक्ट्स जो हैं ये एक्चुअली कैलकुलेशन से मिस हो जाते हैं। अगेन गवर्नमेंट इनकी शेडोइंग एस्टिमेशन करती है, यानी गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होती है कि अगर ये मिस हो गए हैं तो साफ ज़ाहिर है इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, आउटपुट ऑफ द कंट्री तो प्रोड्यूस हुआ है, तो इसको शेडो इकोनॉमी के तौर पे सेपरेट मेजर कर लिया जाए। इसी तरह से ये सेल्फ प्रोवाइडेड सर्विसेज, डू इट योर सेल्फ भी कहते हैं इसे, DIY। तो ये हम पहले भी हम मनी साइड जो प्राइस एंगल हमने किया है कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट, गुड या सर्विस जो आपने अपने लिए खुद सर्विस प्रोवाइड कर लिया, यानी उसके अगेंस्ट कोई पेमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट अगेन उसकी भी सेपरेट जो है वो कैलकुलेशन कर रही है। अगर वो आप समझ लें कि प्रोडक्ट मार्केट में या प्रोडक्ट अप्रोच में अगर ये डू इट योर सेल्फ वाली सर्विसेज जो हैं ये इनकी शेडोइंग करके गवर्नमेंट नेशनल इनकम में ऐड करेगी, तो यहां पर भी सेल्फ प्रोवाइडेड सर्विसेज ऐड करेंगी, देन दोनों का आंसर इक्वल होगा, इनकम अप्रोच का और उसका। अगर वहां पे गवर्नमेंट कहती है जी शेडो इकोनॉमी सेपरेट है, हम उसको मेन नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, तो फिर यहां से भी सेल्फ प्रोवाइडेड सर्विसेज इनकम के तौर पे कंसीडर नहीं, यानी दोनों तरफ ट्रीटमेंट एक होगी। गवर्नमेंट उसको इसीलिए सेपरेटली मेंशन कर देती है, अगर शेडो इकोनॉमी मेजर करे तो वो सेपरेट मेंशन हो जाती है, अदरवाइज उसको स्किप कर दिया जाता है। ओके, देन नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट इनकम, रिटेन्ड अर्निंग, यानी जो नेशनल इनकम में अर्निंग में नजर तो आ रहा है, मसलन आप इसको ऐसे समझ लें, लेट अज्यूम सुजुकी कंपनी ने लैंड की पेमेंट कर दी, लेबर की पेमेंट कर दी, कैपिटल की कर दी, एंटरप्रेन्योर अर्निंग या प्रॉफिट के तौर पे सुजुकी कंपनी को टोटल फॉर एग्जांपल 1 बिलियन प्रॉफिट हुआ है। अब वो 1 बिलियन प्रॉफिट टोटल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती शेयर होल्डर्स में या ऑनर्स में, वो उसमें से 80 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 20 करोड़ वो रिटेन कर लेते हैं प्लांट एक्सपेंडिचर के लिए, एक्सटेंशन के लिए, रॉ मटेरियल, वट एवर रीजन कोई भी हो। लेकिन ये जो रिटेन्ड अर्निंग है इसको नेशनल इनकम का हिस्सा काउंट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? एक्चुअली ना ये लैंड के रिवॉर्ड के तौर पे होगा, जी मैं अभी क्वेश्चन लेता हूं एक सेकंड, ना ये लैंड के रिवॉर्ड के तौर पे, यानी किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की पॉकेट में नहीं जाएगा। अब प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है कि अगर आप रिटेन्ड अर्निंग को सेपरेट कैलकुलेट या एस्टिमेट नहीं करते, आप डाटा इकट्ठा करते हैं जी लेबर की इनकम, लैंड की इनकम, कैपिटल की इनकम और एंटरप्रेन्योर की इनकम, तो ये रिटेन्ड अर्निंग तो किसी पेमेंट में ही नहीं गई। तो लेकिन जो मार्केट में आउटपुट सेल हुआ है वो तो 1 बिलियन का हुआ है, टोटल वैल्यू 20 करोड़ आपको प्रॉफिट के तौर पे मिला नहीं है, लेकिन तो डिफरेंस आएगा, यानी मार्केट वैल्यू या प्रोडक्ट अप्रोच आंसर दे रही होगी 1 बिलियन, और जो इनकम अप्रोच से नेशनल इनकम है वो दे रही होगी 80 करोड़, क्योंकि आपने पेमेंट ही 80 करोड़ की चारों फैक्टर को की है। तो इसलिए ये नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट इनकम जो है इसको इनकम अप्रोच में ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल होंगे, या फिर इसकी एडजस्टमेंट कि आप नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम को जो है वो आप प्रोडक्ट अप्रोच से माइनस कर दें, जो आपने रॉ डाटा मार्केट अप्रोच से लिया है, तो भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों एडजस्टमेंट की जा सकती हैं। तो अगेन ये 6-7 पॉइंट है, बेसिकली इनमें से 3-4 ही रिक्वायर होते हैं, क्योंकि प्रिकॉशन के वेटेज जो है वो 3 नंबर 4 नंबर से ज्यादा नहीं है। जी अब बताएं किसका क्वेश्चन था, रेज हैंड किया था किसी ने, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट अप्रोच जो है थर्ड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड शुरू करते हैं। जी रेहान क्या क्वेश्चन है भाई?
अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये पॉइंट नंबर 2 बता दें दोबारा एक बार। इनकम गेन फ्रॉम स्टॉक एप्रिसिएशन। देखें या कह लें आप, गवर्नमेंट जो डाटा कलेक्शन कर रही है वो कर रही है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितना रिवॉर्ड पे किया गया है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को। हमने कहा एक प्रोड्यूसर है, वो एक प्रोडक्ट मार्केट में 100 रुपए की सेल करता है और वो 100 रुपया फिर डिवाइड हो जाता है, उसमें से 20 रुपए लैंड को चले गए, 10 रुपए फॉर एग्जांपल लेबर को चले गए, 20 रुपए जो है वो कैपिटल को, और बाकी 50 रुपए एंटरप्रेन्योर की पॉकेट में चले गए। ये तो होगी गवर्नमेंट की डाटा कलेक्शन। गवर्नमेंट ने चारों रिवॉर्ड्स ऐड किए और बता दिया जी हमारी नेशनल इनकम 100 रुपया है। अब वो प्रोडक्ट मार्केट में शॉपकीपर के पास पड़ा हुआ है। अब शॉपकीपर उसको लेट अज्यूम 101 रुपए का बेचने में कामयाब हो जाता है, एक थोड़ी सी प्राइस फ्लक्चुएशन आ जाती है। ये इस सेंस में भी आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो प्राइस फ्लक्चुएशन खासतौर पे स्टॉक एक्सचेंजेस में शेयर प्राइस फ्लक्चुएशंस होती हैं, जिनको हम कैपिटल गेन टैक्सेस कहते हैं। कैपिटल गेन टैक्सेस को आमतौर पे, क्योंकि वो किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे नहीं होते, वो इन अदर वर्ड आप कह लें इनकम में जाते हैं, तो वो इनकम डाटा में नहीं आता। जो मेन सोर्सेज गवर्नमेंट इनकम कलेक्ट कर रही है उसमें वो स्टॉक एप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होती। अब यहां पे दूसरी तरफ से साथ करेक्शन भी समझ लें तो आपको क्लियर हो जाए। यही चीज प्रोडक्ट अप्रोच में किस तरह से आप कह लें खत्म की जाती है। देखिए पूरा साल, कल भी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था जी कि प्राइसेस तो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। आज एक प्रोडक्ट 100 रुपए की बिक रही है, 2 महीने बाद शायद वो 110 की हो, फिर 3 महीने बाद शायद वो वापस 90 पे आ जाए, तो प्राइस तो फ्लक्चुएट करेगी। तो व्हाट गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट जो है वो सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज करती है। अब सीपीआई बेसिकली एवरेज प्राइसिंग है, एवरेज प्राइसिंग ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, और उसमें हर प्रोडक्ट की आप कह लें वीकली भी एवरेज कैलकुलेट हो रही है, फिर मंथली भी हो रही है और पूरी एनुअल भी हो रही है। तो एक प्रोडक्ट की एनुअल प्राइस आपकी आ जाती है, फॉर एग्जांपल कि इसकी एवरेज प्राइस है जी 103 रुपए, तो गवर्नमेंट टोटल आउटपुट को एवरेज प्राइसिंग पे ले जाती है। यानी आप कह लें स्टिल इसमें डिबेट है थोड़ी बहुत कि हो सकता है एवरेज प्रॉपर रिफ्लेक्शन ना हो, ज्यादा टाइम ज्यादा प्राइस रही है या कम रही है, लेकिन व्हाट गवर्नमेंट कैन डू बेस्ट, मैक्सिमम डाटा कलेक्शन में एरर रिमूव करने के लिए पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट एवरेज प्राइसेस का डाटा यूज कर ले, तो उधर से प्राइसिंग को एवरेज कर दिया जाता है, यानी प्राइस फ्लक्चुएशन का इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा। प्राइस 2 महीने ज्यादा रही है तो 4 महीने कम भी रही है, वो एवरेज आउट होता जाएगा। और इधर से जो है वो फिर प्राइस फ्लक्चुएशन को इनकम कंसीडर नहीं किया जाता, तो वो ऑटोमेटिकली इनकम इफेक्ट में भी और प्राइस फ्लक्चुएशन इफेक्ट में भी दोनों तरफ से ये रिमूव हो जाता है। ओके जी, देन नेक्स्ट तुम्हारे पास है थर्ड अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच, कि गवर्नमेंट नेशनल इनकम का अंदाजा एक तीसरे तरीके से भी डाटा कलेक्शन करके जो है वो कैलकुलेशन करती है, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ पीपल। अब देखें एक पॉइंट छोटा सा समझ लें, फिर उसके बाद हम इस डिस्कशन में जाएंगे। नंबर 1, हमने प्रोडक्ट अप्रोच में कहा कि पाकिस्तान में कितनी वैल्यू का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, लेट अज्यूम 100 बिलियन, 2 3 4 क्रॉप्स होंगी इसमें, ओके वट एवर। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, लेट अज्यूम 200 बिलियन। देन उसके बाद सर्विसेज सेक्टर में कितना प्रोड्यूस हुआ, लेट अज्यूम 400 बिलियन। हम इन सारे आउटपुट्स की मार्केट वैल्यू को जमा करते हैं और हम कहते हैं जी 700 बिलियन हमारी नेशनल इनकम है। दिस वाज द फर्स्ट अप्रोच। अब ये 700 बिलियन जो मार्केट से प्राइस वसूल हुई है, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह तो हमने पहले कह दिया है वो निकाल दिए हुए हैं, यानी ये प्योर प्राइस है जो रेवेन्यू के तौर पे प्रोड्यूसर्स की पॉकेट्स में जाएगी। ये 700 बिलियन जो प्रोड्यूसर्स को मिला है ये एक्चुअली 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। प्रोड्यूसर इस 700 बिलियन में से लेट अज्यूम 50 बिलियन रेंट में दे देता है, 250 बिलियन जो है वो लेबर की पेमेंट्स में चला जाता है, फिर उसके बाद 250 बिलियन जो है वो लेट अज्यूम कैपिटल की पेमेंट में चला जाता है, बाकी आपके पास जो है वो 150 बिलियन एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट आ जाता है। इसको आप एड अप कर लें तो अगेन दैट इज 700 बिलियन। ये हमने दो अप्रोचेस की कि प्रोडक्ट अप्रोच से किस तरह से कैलकुलेशन है, फिर रिवार्ड इनकम अप्रोच से, आंसर वही रहना है। अब हम देखने ये जा रहे हैं कि लेट अज्यूम हमारे पास ना प्रोडक्ट का डाटा है कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, ना हमारे पास प्राइसेस का डाटा है, ना हमें लोगों की इनकम का पता है। एक और तीसरा ऑप्शन भी है। वो तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप ये कैलकुलेट कर लें कि इस 22 करोड़ पॉपुलेशन ने, या बल्कि 22 करोड़ पॉपुलेशन नहीं, इस मुल्क के अंदर प्रोडक्ट्स को, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने पे कितना पैसा खर्च किया गया है, स्पेंड कितना किया गया है।
एक्चुअली ये स्पेंड करने वाले कौन होंगे और इसकी डिवीजन किस तरह से होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ओके जी, नंबर 1 बेसिक डेफिनेशन, द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर। इस कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में पाकिस्तान में गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने पे कितनी स्पेंडिंग की गई है। ओके, the expenditure approach involves counting the expenditure in the economy on goods and services by different groups of people। हमने अपनी आसानी के लिए इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है कि एक्चुअली जो इस कंट्री में आउटपुट प्रोड्यूस होता है उसको खरीदने पे कौन कौन पैसा खर्च कर रहा है। हमने ये क्यों 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, आगे पूरी इकोनॉमिक्स आपकी इस इक्वेशन पे चलेगी जो अभी हम करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बार बार आपको ये भी कहता रहा हूं कि नेशनल इनकम जो है वो हर चैप्टर में डिस्कशन में आएगा और नेशनल इनकम के फैक्टर्स हर जगह इन्वॉल्व होंगे। तो ये जो अभी हम एक्सपेंडिचर अप्रोच करने जा रहे हैं, आगे फिर सारी इकोनॉमिक्स में हम इसी अप्रोच को यूज करते चले जाते हैं और इसी की डिस्कशंस है। ओके, देन अब ये डिफरेंट, मैं अगेन हम दोबारा रिवाइज उसी एग्जांपल पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सुजुकी ने टोटल 10 गाड़ियां प्रोड्यूस की, एक गाड़ी 10 लाख की है, आउटपुट अप्रोच से कैलकुलेट किया 1 करोड़ का आउटपुट, नेशनल इनकम ऑफ कंट्री 1 करोड़। दूसरी अप्रोच वो 1 करोड़ 4 फैक्टर्स की पॉकेट्स में चला गया, अगेन नेशनल इनकम 1 करोड़। अब तीसरी अप्रोच है, हम कहते हैं उन 10 गाड़ियों को खरीदने पे पैसा खर्च हुआ है, 10 लाख की एक गाड़ी है, अब ये किस किस ने खर्च किया है। ओके जी, नंबर 1 सबसे पहली चीज हमारे पास जो है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पब्लिक ने जो पैसा खर्च किया है अपनी डोमेस्टिक जाती जरूरियात पे। मसलन लेट अज्यूम उन 10 में से 3 गाड़ियां जो हैं वो पब्लिक खरीद लेती है, एक मैं खरीद लेता हूं, 2 कोई और खरीद ले आप में से, आप जाती इस्तेमाल के लिए ये 3 गाड़ियां परचेज कर लेते हैं। ओके, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, कोई अदर एक्टिविटी नहीं, जाती इस्तेमाल के लिए अपनी पर्सनल ओनरशिप के लिए आपने गाड़ी खरीद ली। ओके, 3 गाड़ियां कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी हम कह रहे हैं 30 लाख रुपया पब्लिक ने खर्च किया है। डाटा कलेक्शन इजी है, कोई इशू नहीं है, एक गाड़ी फलां शख्स ने खरीदी, एक फलान है, रजिस्ट्रेशन हो गई। ओके, वेल एंड गुड, 30 लाख रुपया कंजम्पशन है इस कंट्री की, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 30 लाख। ओके, नेक्स्ट नेट डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इनमें से 10 गाड़ियों में से लेट अज्यूम 2 गाड़ियां 2 बिजनेस फर्म्स खरीद लेती हैं, या एक अदर आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट कार कंपनी है जो आप कह लें उबर करीम की तरह कार जो है वो ट्रैवलिंग सर्विसेज देती है। लेट अज्यूम 2 गाड़ियां वो परचेज कर लेते हैं, उनकी नीड डोमेस्टिक नहीं है, उन्होंने गाड़ी परचेज किया और उसको बिजनेस एक्टिविटी में यूज करना है, इसको भी हम एक्सपेंडिचर ही कहेंगे। 2 गाड़ियां खरीदने पे इन्होंने 20 लाख खर्च किया है, लेकिन इसका हमने थोड़ा सा नाम मुख्तलिफ कर लिया ताकि आगे चल के हमें आसानी रहे समझने में। इसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो पब्लिक ने जाती जरूरियात पे पैसा खर्च करके अपनी जाती इस्तेमाल के लिए गाड़ियां खरीदी थी वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। जो कारोबारी पर्पस के लिए पैसा खर्च करके गाड़ियां खरीदी गई हैं कि ये कारोबार में इस्तेमाल करनी है और इससे आगे हमने इनकम जनरेट करनी है, उसको हम कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, 30 लाख कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है पाकिस्तान में, 20 लाख जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। देन तीसरा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट, लेट अज्यूम इसमें से 4 गाड़ियां गवर्नमेंट खरीद लेती है कि हमारे 4 एमएनएज हैं वो तो बेचारे बगैर गाड़ी के फिर रहे हैं, तो 4 गाड़ियां पार्लियामेंट खरीद लेता है या कोई भी गवर्नमेंट का इदारा कि ये गाड़ियां उन्होंने यूटिलाइज करनी है। 40 लाख रुपया गाड़ियां खरीदने पे किसने खर्च कर दिया है, एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। तो तीसरा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया है 40 लाख रुपए। एक गाड़ी बच गई है, 3 पब्लिक ने खरीद ली, 2 इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीद ली गई, 4 गवर्नमेंट ने, मैं अभी क्वेश्चन लेता हूं अरसलान, 4 जो है वो गवर्नमेंट ने खरीद ली। एक गाड़ी सुजुकी कंपनी को दुबई से कॉल आती है जी कि आप एक गाड़ी हमें एक्सपोर्ट कर दें, वहां की कोई फर्म है, कोई भी शख्स है, कोई सिंगल पर्सन है या बिजनेस फर्म है, वो दुबई से बैठे कॉल कर रहे हैं जी आप गाड़ी एक्सपोर्ट कर दें, पेमेंट आपके अकाउंट में पहुंच गई है। इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी फॉरेनर ने यहां पे पैसा खर्च किया है गाड़ी खरीदने पे। अब हम अप्रोच ये देते हैं कि अगर आप देखना चाहते हैं कि इस मुल्क की टोटल नेशनल इनकम कितनी है तो आप चेक करें गाड़ी खरीदने पे पब्लिक ने कितना पैसा खर्च किया, 30 लाख। गाड़ी खरीदने पे कारोबारी लोगों ने कितना पैसा खर्च किया, इन्वेस्टमेंट 20 लाख, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गाड़ी खरीदने पे गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया, 40 लाख। फॉरेनर्स ने कितना किया, 10 लाख। फाइनली 10 गाड़ियां खरीदने पे 1 करोड़ रुपया टोटल एक्सपेंडिचर है। और अगर आप इसको एडअप कर लें तो हमारा आंसर अगेन वही
1 करोड़ आएगा जो बाकी तीनों अप्रोचेस से आ रहा है जी। अब बताएं मुझे जी अरसलान, क्या क्वेश्चन अभी आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है वैसे सर, वो जो जब लेक्चर शुरू हुआ था ना, तो तब जब डबल अकाउंटिंग से आप पढ़ा रहे थे, तो सर वहां से ना मेरा नेटवर्क का इशू था, तो सर वो वॉइस नोट कर देंगे जो उससे पहले आपने समझाया था। वो आप मुझे पिन पॉइंट कर दीजिएगा ना, बात के क्या इशू है वो मैं फिर आपको कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। मुझे वो या तो बुक से वो हाईलाइट करके तस्वीर भेज दीजिएगा या दूसरी ओके तरफ सर, से ओके, तस्वीर। थैंक यू सर। ओके जी, देन नेक्स्ट है हमारे पास प्रिकॉशंस इस अप्रोच की। पहले एग्जांपल इसकी, टेबुलेटेड हाइपोथेटिकल एग्जांपल कंजम्पशन गुड, जिस तरह अभी हम एग्जांपल कर रहे थे, ये तो हमने सिंपलीफाइड एग्जांपल कर ली ना, सिर्फ एक इंडस्ट्रियल आउटपुट लिया हमने और उस पे एक्सपेंडिचर। अब आप टोटल एक्सपेंडिचर कि लोग अपनी डोमेस्टिक नीड्स पे, गुड्स पे और सर्विसेज पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1200 बिलियन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है पब्लिक की तरफ से। देन उसके बाद 1000 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है कारोबारी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से। देन गवर्नमेंट की तरफ से 1000 बिलियन जो है वो एक्सपेंडिचर है। फॉरेनर्स की तरफ से जो है हमने 600 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की हैं और 800 बिलियन की हमने रिवर्स इंपोर्ट कर ली है। तो ये वैल्यू माइनस में भी, ये मैंने स्पेसिफिकली इसलिए माइनस में भी शो की है कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं और इंपोर्ट्स कम है तो ये वैल्यू प्लस में होगी, नेशनल इनकम में इजाफे का बायस बनेगी। और अगर हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है, तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। फाइनल आंसर ऑटोमेटिकली जो है वो ही जो पहली दो अप्रोचेस का आंसर था, 3000 बिलियन। अब देखें ओके, पहले हम जरा प्रिकॉशन कर लें फिर इसकी डिस्कशन में आते हैं। ओके जी, अगर एक्सपेंडिचर अप्रोच से गवर्नमेंट डाटा कलेक्शन करती है तो अगेन दो तीन केयरफुल चीजें जो ये थोड़ा सा ओवरलैप होंगी। एक आध पॉइंट इनकम अप्रोच से मैच करेगा, एक दो पॉइंट जो है वो प्रोडक्ट अप्रोच से प्रिकॉशन के मैच करेंगे। नंबर वन, अनसोल्ड प्रोडक्ट, क्योंकि हम वहां पे भी पिछले साल के अनसोल्ड प्रोडक्ट को नहीं ले रहे, तो इस साल के एक्सपेंडिचर में से भी केयरफुली देखा जाएगा। मसलन पब्लिक में से, गवर्नमेंट में से किसी ने ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं खरीदा जो एक्चुअली पिछले साल का प्रोड्यूस था, इन्वेंट्री में पड़ा हुआ था। तो अगर वहां पे अनसोल्ड कैलकुलेट नहीं हो रहा तो यहां पर भी लास्ट ईयर के आउटपुट की कैलकुलेशन एक्सपेंडिचर में भी नहीं आनी चाहिए। देन प्राइस डिस्टॉर्शंस ड्यू टू इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। देखें फॉर एग्जांपल आप कि मार्केट जाते हैं, किसी भी कंज्यूमर से पूछते हैं भाई आपने ये 1 किलो चीनी खरीदी है, इसकी आपने क्या, इस पे कितने पैसे खर्च किए हैं? वो कहता है जी 100 रुपए। ओके, अब आपने एक्सपेंडिचर का डाटा कलेक्ट किया, 100 रुपए उसने बता दिया, मैं 100 रुपए खर्च करके 1 किलो चीनी लाया हूं। उसे नहीं पता इसमें टैक्स है नहीं है, सब्सिडी है नहीं है, वो तो एक्सपेंडिचर बता रहा है अपना, मैंने 100 रुपए दिए हैं जी शॉपकीपर को, उससे प्रोडक्ट लेके आ गया हूं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि अगर उस पर 16% जीएसटी लगा हुआ है तो एक्चुअली तो उसकी प्राइस शायद 85 रुपीज होगी। तो 85 रुपीज पे या आप कह लें 87 रुपीज पे 16% जीएसटी पड़ा और फाइनल प्राइस उसकी 100 रुपए है। तो क्योंकि हम प्रोडक्ट अप्रोच में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करके एक्चुअल वैल्यू 85 काउंट कर चुके हैं, तो यहां पर भी एक्सपेंडिचर में से, यानी पब्लिक ने टोटल 5000 बिलियन खर्च किया होगा, हम कहेंगे कि इसमें से 2000 बिलियन तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस की शक्ल में जो है वो कलेक्ट किया है, तो वो 2000 बिलियन एक्सपेंडिचर में से निकाल दिया जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस या सब्सिडीज की वजह से जो प्राइस एक्चुअल प्राइस से अबव या डाउन चली जाती है वो फैक्टर, यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होंगे, सब्सिडीज ऐड की जाएंगी। ओके, देन इलीगल एक्सपेंडिचर, यानी जिस तरह हमने इलीगल इनकम काउंट नहीं की, यानी गैम्बलिंग में जो विन किया है उसकी इनकम नहीं है और जो गैम्बलिंग में लूज करके आया है उसकी एक्सपेंडिचर नहीं है वो, तो इलीगल इनकम दोनों साइड से ही हम काउंट नहीं कर रहे, ना एक्सपेंडिचर से ना इनकम से। देन इन्वेस्टमेंट एज डेप्रिसिएशन अलाउंस, ये एक पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे। कल हमने 6 कॉन्सेप्ट्स करने हैं नेशनल इनकम के, वहां पर नेट नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए हम एक एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर की या डेप्रिसिएशन अलाउंस की, कि जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर है उसको नेट इनकम कैलकुलेट करते हुए शामिल नहीं किया जाता, अदरवाइज बेसिक जीडीपी में वो शामिल होता है। तो ये कल तक के लिए ये पॉइंट जो है वो स्किप कर दें। चौथा पॉइंट ये हम कल डिस्कशन में ले आएंगे। ओके जी, यहां पर हमारी डिस्कशन कंप्लीट है। अब देखें एक्चुअली हो क्या रहा है दुनिया की तमाम इकोनॉमीज में, जितनी भी मेजर बड़ी इकोनॉमीज हैं, वो पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ये तीनों अप्रोचेस जो हैं यूज की जाती हैं डाटा कलेक्शन के लिए। गवर्नमेंट मार्केट प्राइसेस का डाटा और टोटल आउटपुट का डाटा कलेक्ट करती है, सो दैट कि गवर्नमेंट उस एस्टिमेशन के जरिए मार्केट वैल्यू पे नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सके। ओके, देन उसके बाद
गवर्नमेंट इनकम्स का डाटा कलेक्ट करती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के रिवॉर्ड्स का, ताकि गवर्नमेंट नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सके इनकम अप्रोच के जरिए भी। और गवर्नमेंट पब्लिक के एक्सपेंडिचर्स का डाटा भी सर्वेज के जरिए कलेक्ट और एस्टिमेशंस करती है, ताकि गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर बाई ऑल 4 कैटेगरीज जो है उसको भी जो है वो एड अप कर सके। और ये तीनों इसलिए यूज किए जाते हैं कि तीनों में एरर्स हैं, तीनों में प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट बहुत कोशिश भी करे तो भी। देखें, सिंपल रूल ये है कि जितनी ज्यादा रिकॉर्डेड इकोनॉमी है, जहां पे हर पेमेंट, हर ट्रांजैक्शन डिजिटल सोर्स से, बैंक से, कार्ड से, डेबिट क्रेडिट कार्ड, या आप कह लें ये आपके जैज कैश फला फला, यानी डिजिटल सोर्स के जरिए पेमेंट हो रही है, वहां पर तो इशू नहीं है। वहां पर तो गवर्नमेंट के एस्टिमेशन, रिकॉर्ड और ये चीजें बहुत रिफाइन है। यानी आप वहां पे किसी छोटे विलेज में जाके भी कोई पेमेंट करते हैं तो पेमेंट आपने करनी है, क्योंकि डिजिटल सोर्स से है, तो गवर्नमेंट को इजीली कैलकुलेशंस में आ रही है, रिकॉर्ड आ रही है कि पब्लिक के अकाउंट में इनकम कितनी आई है जी, मंथली इनकम्स ट्रांसफर हो रही हैं, इनकम्स भी आ रही हैं, रिटर्न्स भी फाइल हो रही हैं, तो वहां तो डाटा स्मूथ है। जितना आप लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज की तरफ आते जाएंगे, उतना ये एरर्स जो हमने तीनों अप्रोचेस में मेंशन किए हैं, ये रिफाइन करना या इनको निकालना उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। तो इसलिए मैक्सिमम गवर्नमेंट तीनों अप्रोचेस से कोशिश करती है डाटा कलेक्शन रिफाइंड हो, बेहतरीन एस्टिमेट किया जाए, और इन कलेक्शंस और एस्टिमेशंस के बाद लास्ट ईयर का आंसर जो हम पहले भी कई दफा वर्ड जो है वो यूज कर चुके हैं, 37,000 बिलियन इज द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री। पाकिस्तान की नेशनल इनकम जो है वो 37,000 बिलियन है जी। अब आप में से किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो रेज हैंड करके क्वेश्चन पूछ लें। कल हम पहला टॉपिक जो है वो डिफिकल्टीज का करेंगे, और फिर उसके बाद चैप्टर का पहला टॉपिक जो हमने स्किप किया था, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, उसकी तरफ जाएंगे जी। शोएब, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? सर, अगर कोई गवर्नमेंट रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करके अपनी जीडीपी रैंकिंग इंटरनेशनल इंप्रूव कर सकती है? देखिए, इसके लिए ना इतना असल में इसमें आप कह लें ह्यूज डाटा इन्वॉल्व है कि आप ये अभी तो आपने आप कह लें बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन ली है ना। हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, ये सारी चीजें आएंगी, मनी सप्लाई इन द कंट्री, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा अटैच हैं एक दूसरे से कि अगर आप एक चीज मिस कोट करते हैं तो फिर आपको हर चीज मिस कोट करनी पड़ेगी, और हर चीज मिसकोट हो नहीं सकती। मसलन आप ये तो नहीं झूठ बोल सकते कि हमारे मुल्क में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, वो तो ओपन चीज है, आप बैंक में पैसा रखवाएं, इंटरेस्ट रेट सबको पता है, ओपन। फिर इस तरह की प्राइस लेवल, प्राइस इन्फ्लेशन, पिछले साल प्रोडक्ट प्राइस क्या थी, इस साल क्या थी, आप वो भी नहीं कर सकते, वो पब्लिक डाटा पे है। तो इसलिए बहुत सी चीजें इस तरह की हैं कि आप उनको मिसकोट कर नहीं सकते। और अगर आप लेट अज्यूम कहते हैं जी हमारी जीडीपी 37,000 बिलियन नहीं है, 70,000 बिलियन है, फिर आपने अपनी टैक्स रेशियो बतानी है। आप लोग इंटरनेशनली अपने अपनी वर्थ बताने के लिए कहते हैं जी हमने नेशनल इनकम 70,000 बिलियन थी और उसमें से हमने 15% टैक्स कलेक्ट किया जी अपने एक्सपेंडिचर पूरे करने के लिए, फिर आप टैक्स कलेक्शन मिसकोट करेंगे। टैक्स कलेक्शन मिसकोट होंगे तो ये तो आप कह लें पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत एरर्स की वजह से, मिसकैलकुलेशंस की वजह से ये जो फाइनल आंसर दिया जाता है कंट्री टू कंट्री, इसकी डिफरेंस हो सकता है जी कि किस कंट्री ने 100% एक्यूरेसी से कैलकुलेट कर लिया नेशनल इनकम, किसी ने 90% से कर लिया या 95 से, लेकिन आप जानबूझ के इसको रॉन्गली प्रेजेंट नहीं कर सकते ठीक है जी। सर। एनी अदर क्वेश्चन किसी और का? ओके बच्चे, अब मैं एक बात इंपॉर्टेंटली आपको हाईलाइट कर रहा हूं, ये तीनों टॉपिक आपने बहुत केयरफुली अच्छे तरीके से बुक से पढ़ने हैं इन तीनों टॉपिक्स में। और ओवरऑल मैंने पहले 2 चैप्टर का आपको कहा हुआ है कि मैक्रो के पहले 2 चैप्टर, छठा और सातवां, इसमें एक वर्ड का भी डाउट जो है वो आपका नहीं रहना चाहिए कि खैर है ये लाइन नहीं भी समझ आई तो इसको रटा मार लेते हैं, क्योंकि ये आगे चल के एक एक लफ्ज, एक एक लाइन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में यूज होनी है। तो इसलिए इसको बिल्कुल क्लियर करें। इसमें कोई किसी किस्म का भी डाउट है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, कोई वर्डिंग समझ नहीं आई, तो वो कल के लेक्चर में सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन है, तो रेज हैंड करके वो डाउट क्लियर करें, फिर हमने आगे चलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप कह लें आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बेस हैं अगले चैप्टर्स की। ओके जी, आज के लिए सफिशिएंट है, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल इससे आगे करेंगे डिस्कस।